हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 8 इंडस्ट्रीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। In figure 8.1, the sequence of two industrial process has been given. Arrange the pictures in proper sequence and write the sequential number in the box given below. तो आपको ऊपर कुछ फ़ोटोज़ दी हुई है जहाँ पे कहीं पे आपको एग्रीकल्चर दिख रहा है, कहीं पे आपको मैन्युफैक्चरिंग दिख रही है, कहीं पे आपको ट्रांसपोर्ट दिख रहा है। तो आपको इस हिसाब से ये जो पिक्चर्स दिए इन्हें अरेंज करना है। तो हम एक्टिविटी पे नहीं जाते हैं, विल गो कम्प्लीटली चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे। तो हम जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द अवेलेबल रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट इज़ डन इन द फैक्ट्रीज. The finished product is durable, more useful, and has an added value. Industries or manufacturing units provide secondary occupation. तो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस होता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। वो ऐसा प्रोसेस होता है जो सबके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। मतलब एग्रीकल्चर में जो भी चीज़ें उगाई जाती हैं वो इंडस्ट्रीज़ के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल का काम करती है। सपोज़ कोई ऐसी फैक्ट्री है जो शुगर बनाने का काम करती है, उन्हें शुगर केन चाहिए होगा, तो वो शुगर केन कहाँ से आएगा? वो शुगर केन फार्मर्स उगाएंगे और वो शुगर केन रॉ मटेरियल का काम करेगा उस शुगर फैक्ट्री के लिए। वो रॉ मटेरियल, वो शुगर केन वो फैक्ट्री खरीदेगी और उसे शुगर में कन्वर्ट करेगी। तो ये जो प्रोसेस होता है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने का, ये काम फैक्ट्रीज करती है। अब ये जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं ये ड्यूरेबल होते हैं, इन्हें बहुत लॉन्ग टाइम तक रखा जा सकता है, बहुत ही यूज़फुल होते हैं और एक अच्छे रिसोर्स का काम करते हैं। अब ये जो इंडस्ट्रीज़ होती है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं ये सेकेंडरी ऑक्यूपेशन होता है। मतलब सेकंड काम हम कह सकते हैं। पहला काम रॉ मटेरियल होता है, दूसरा काम होता है उसे मैन्युफैक्चर करना। Due to the availability of resources, development of science and technology and other favorable conditions, there is development of industries and a boost to industrialization. Industries help in speeding up the economic development of humans and it also helps in achieving the economic development of a country. अब हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इसमें सारे रिसोर्सेज आएंगे और हमारे पास आज के समय इतनी अच्छी डेवलप्ड साइंस है और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है और साथ ही साथ सही कंडीशन। ये सारी चीज़ें किसी भी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करती है और कहीं भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में हेल्प करती है। मतलब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से समझा देती हूँ। अगेन हम शुगर फैक्ट्री पे ही आ जाते हैं। तो शुगर फैक्ट्री पे ऐसे आ जाते हैं कि सपोज़ ये जो शुगर फैक्ट्री है ये किसी रूरल एरिया पे है एंड ये जो रूरल एरिया है इसके नियर बाय ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पे शुगर केन उगाया जाता है। इस जगह का जो क्लाइमेट है वो शुगर केन एज अ क्रॉप के लिए बहुत ही फेवरेबल है और उस जगह में जितने लोग चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो भी अवेलेबल है। साथ ही साथ शुगर को बनाने के लिए जो मशीन्स चाहिए वो भी उस फैक्ट्री में अवेलेबल है। तो वो फैक्ट्री बहुत ही सही तरीके से काम करेगी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी और उस फैक्ट्री का, उस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा और इसी तरीके से हमारे कंट्री की अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ होता है और कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ता है। इंडस्ट्रीज़ जो है वो हेल्प करती हैं हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए और साथ ही साथ हमारे कंट्री पे जो गोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उसे अचीव करने के लिए। अब आपको लगेगा कि इंडस्ट्रीज़ कैसे हेल्प करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब होता है किसी भी कंट्री का इकोनॉमिकली ग्रो करना, किसी भी कंट्री का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो बढ़ना। अब ये होता क्या है? इसका मतलब होता है कि साल भर में एक देश में किसी टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ,
साल भर में एक देश में कितनी चीज़ें प्रोड्यूस की गई, ये चीज़ को देखकर समझा जाता है कि इकोनॉमी कितनी सही जा रही है। तो ये होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर जीडीपी ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, कम होगी तो कम होगा। तो इंडस्ट्रीज़ जो है, क्योंकि वो प्रोडक्शन का काम करती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, तो वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी जगह का, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। कभी भी कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, एक आदमी इंडस्ट्री अपनी सेटअप करना चाहता है, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है और बहुत ज़रूरी होता है कि इंडस्ट्रीज़ जब सेटअप हो तो वो सही तरीके से काम करे। इसीलिए कभी भी इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं, उसके बाद ही किसी जगह में इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। तो ऊपर आपको कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ऑब्वियसली उस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल लगेगा और उसके लिए एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस किए हुए मटेरियल्स लगेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, मैन पावर वहाँ कितना अवेलेबल है, कितने लोग आकर वहाँ लेबर का काम कर सकते हैं। मार्केट, ऐसी जगह बहुत ही फेवरेबल होती है जहाँ पे मार्केट पास में है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाता है। एनर्जी, ऐसी जगह सही होती है जहाँ डिफरेंट एनर्जी के सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। सपोज़ किसी भी फैक्ट्री को काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़रूरी है कि उस जगह पे एनर्जी का सोर्स अवेलेबल हो। वाटर सप्लाई, प्रॉपरली उस जगह पे पानी आए ताकि अब इंडस्ट्री सही से अपना काम कर सके। फॉरेस्ट हो, मिनरल्स हो, ये सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के लिए कि किस जगह पे फैक्ट्री सेटअप की जाएगी। नाउ कमिंग टू जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, in any given area, the development of industries is dependent on several factors such as the availability of raw material, water, labor, transport, capital market, etc. As per the availability of these factors, specific industries develop. किसी भी एरिया में इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हमने ऊपर देखे वो फैक्टर्स होते हैं। कहीं भी रॉ मटेरियल मिलना, पानी मिलना, लेबर मिलना, ट्रांसपोर्ट मिलना, कैपिटल मतलब होता है पैसा, पास में मार्केट मिलना। और ये फैक्टर्स अगर फेवरेबल होते हैं, ये फैक्टर्स अगर अवेलेबल होते हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो जाती हैं। Because of the unequal distribution of these factors, industrial development does not take place at the same pace at all places. Some regions are suitable for the development of industries, while in other regions only particular industries develop. Dense forests and desert areas are not conducive to industrial development. अब ये जो फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, क्या ज़रूरी है हर जगह सारी चीज़ें इक्वली अवेलेबल हो? नहीं, हो सकता है किसी जगह मैन पावर बहुत अवेलेबल हो लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अवेलेबल ना हो। तो ज़रूरी नहीं होता कि सारी चीज़ें हर जगह इक्वली अवेलेबल हो। इसीलिए हर जगह कोई भी इंडस्ट्री इक्वली डेवलप नहीं कर सकती। कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कुछ पर्टिकुलर जगह में डेवलप करती हैं, एंड अदर इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अदर जगहों में डेवलप करती हैं। हर इंडस्ट्री फैक्टर्स देखती है, और मैंने आपको बताया किसी भी जगह सारी चीज़ें इक्वली अवेलेबल नहीं होती। तो इंडस्ट्री ये देखती है कि हम जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या चाहिए, और वो चीज़ों के हिसाब से किसी भी जगह में इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। और ऐसी जगह जहाँ बहुत घना जंगल होता है या डेजर्ट एरिया होता है, ऐसी जगहों में इंडस्ट्री सेटअप नहीं की जाती। ओके, नाउ कमिंग टू फिगर 8.2, जिसमें आपको लोकलाइजेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री दी हुई है। आपको ये बताया गया है कि जमशेदपुर एक सिटी है जहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। आप ये देख सकते हैं, ये है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। और इस जगह की जो लोकेशन है वो कुछ चीज़ें देखकर फिक्स की गई है। अब वो कुछ चीज़ें क्या है, जैसे सबसे पहला है आयरन ओर। पास में ही ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे आयरन ओर मिलेगा। आयरन ओर क्या होता है? आयरन ओर
वो चीज़ होती है, वो मटेरियल होता है जिससे आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देन कहीं पे पास में मैग्नीज मिल रहा है, कहीं पे लाइमस्टोन मिल रहा है, कहीं पे पास में कोल मिल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखकर जमशेदपुर में इंडस्ट्री सेटअप की गई है और आसनसोल में इंडस्ट्री सेटअप की गई है। While looking the answers to above questions, you must have realized that for localization of the iron and steel industry, the most important factors are the availability of raw materials and energy, both of which are available around Jamshedpur. The raw material is heavy and bulky, and it is uneconomical to transport it to a factory far away. हमने जो फिगर देखा, हमने इससे ये समझा कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसकी जो लोकेशन सेट की गई है, उसे जहाँ पे सेटअप किया गया है, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखकर किया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो देखकर किया गया है वो ये है कि उस जगह पे रॉ मटेरियल भी है और एनर्जी का भी सोर्स है। दोनों चीज़ें अवेलेबल है जमशेदपुर के पास, तो जमशेदपुर में फैक्ट्री सेटअप किया गया है। जो रॉ मटेरियल होता है वो हैवी होता है और बहुत ही ज़्यादा होता है, बल्कि होता है, लार्ज अमाउंट पे वो रॉ मटेरियल लगता है। इसीलिए ऐसे लोग या ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो इन रॉ मटेरियल के सोर्स से बहुत दूर सेटअप की जाती है, ऐसी जगह में खर्चा बहुत होता है, तो ये अनइकोनॉमिकल होता है। इसीलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो कोशिश करते हैं ऐसी जगहों में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जिसके पास रॉ मटेरियल मिल सके और जिसके पास दूसरे सोर्सेज भी हो। हेंस इट इज़ फेवरेबल टू इस्टेब्लिश दिस इंडस्ट्री इन द एरिया वेयर द रॉ मटेरियल इज़ अवेलेबल, जैसे कि मैंने आपको समझाया। दिस इज़ द रीज़न फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एट जमशेदपुर, और इसी कारण से जमशेदपुर में ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को सेटअप किया गया है। नाउ कमिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एज पर देयर नेचर। अब देखते हैं किसी भी इंडस्ट्री के नेचर के हिसाब से उसे कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ में 3 टाइप की इंडस्ट्री होती है: स्मॉल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री एंड हैवी इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री क्या करती है? मेकिंग ऑफ अर्दन पॉट्स, मटके बनाना, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाना। मीडियम इंडस्ट्री का क्या काम होता है? फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, जैगरी बनाना। देन हैवी इंडस्ट्री में सीमेंट बनाना, शुगर बनाना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. All the three pictures above are related to the concept of industries, but the nature of their work is different. In these industries, raw material, labor force, capital, land, etc. are all essential factors. As per the nature of the work, industries can be classified. अब ऊपर जो 3 पिक्चर्स हमने देखी, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के बारे में यहाँ दिया गया है। हर इंडस्ट्री का काम अलग है। अब किसी भी इंडस्ट्री को कुछ कॉमन चीज़ें तो लगती ही है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, पैसा हो गया, लैंड हो गया। लेकिन कोई भी इंडस्ट्री क्या काम करती है, किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उस हिसाब से उसे अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। Very often, the finished product from one industry is used as the raw material in another industry. Example, sugar produced in the sugar factories is used as sweetener, a raw material in manufacture of products such as biscuits, jams and jellies. बहुत बार ऐसा होता है कि एक इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट को बना लेती है, एक इंडस्ट्री के लिए जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो किसी दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। जैसे आपको एग्जांपल में समझाया गया है कि एक इंडस्ट्री है, वो शुगर बनाने का काम करती है, तो उसके शुगर के क्या है? फिनिश प्रोडक्ट है। उसने शुगर केन ख़रीदा, शुगर बनाया, उसके लिए वो फिनिश प्रोडक्ट है। लेकिन नेक्स्ट इंडस्ट्री जहाँ वो शुगर जाएगा उसके लिए वो रॉ मटेरियल होगी। ऐसी इंडस्ट्री जो बिस्किट बनाती है, जैम्स बनाती है, जेलीज बनाती है, चॉकलेट बनाती है, उन्हें तो शुगर लगेगा, तो उनके लिए शुगर रॉ मटेरियल होगा और उससे वो अपना फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे। सिमिलरली, iron rods are used as raw material in the engineering industries in the manufacture of steel, furniture, etc. अब जो आयरन रॉड है वो आयरन एंड स्टील फैक्ट्री के लिए क्या है? उसके लिए तो फिनिश प्रोडक्ट है, लेकिन जब वो किसी दूसरी इंडस्ट्री पे गया तो वो उस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है एंड वो उसे यूज़ करके अपना फिनिश प्रोडक्ट
को बनाएंगे, मतलब वो जब इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में जाएगा तो उनके लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा और वो फिर उससे अपना प्रोडक्ट बनाएंगे. नाउ कमिंग टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. इंडिया इज़ अ प्रीडोमिनेटली agrarian country. In India, a variety of agricultural products is available. Different types of agro-based industries have come up. In addition to these industries, processing agricultural products have also developed. हमारी कंट्री प्रीडोमिनेटली एग्रेरियन कंट्री है, मतलब हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है और बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हमारे देश में अवेलेबल हैं. और इसी कारण से अलग अलग टाइप की एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ सेटअप होने लगी है हमारे कंट्री में. इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करती है, वो भी डेवलप हुई है. दीज इंक्लूड द डेयरी इंडस्ट्री, फ्रूट processing, food processing, jaggery making, etc. Industries dependent on agricultural products have been established everywhere. There has also been development of heavy industries like textiles and sugar. अब ये जो मैं ऊपर बात कर रही थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोसेसिंग करने का, इसका मतलब होता है जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आया है उससे कुछ नया प्रोडक्ट वहाँ से बनाने का. जैसे आपको दिया गया है डेयरी इंडस्ट्री हो गई, फ्रूट प्रोसेसिंग हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, जैगरी मेकिंग हो गया. अब जो इंडस्ट्रीज़ होती है ये कम्प्लीटली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे ही डिपेंडेंट होती है हर जगह. आप कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं बता सकते जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे ना डिपेंडेंट हो, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से ही कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होती है, यही रॉ मटेरियल का काम करते हैं. और हमारी कंट्री में धीरे धीरे हैवी इंडस्ट्रीज़ जो है उनमें भी डेवलपमेंट हुआ है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, शुगर इंडस्ट्री हो गया. नाउ कमिंग टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. Industrial development is essential for improving the standard of living and increasing the per capita income of the citizen. किसी भी इंडस्ट्री का सेटअप होना, स्टैब्लिश होना और धीरे धीरे उसका डेवलप होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई. अब ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ये एसेंशियल होता है हर आदमी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए और हर आदमी का खुद का जो पर कैपिटा इनकम है उसे बढ़ाने के लिए. अब क्या होता है पर कैपिटा इनकम, ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी समझाया था कि पर कैपिटा इनकम मतलब होता है हर इंडिविजुअल का अपना खुद का इनकम, कि हर आदमी कितना कमाता है. द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड देयर लाइफ स्टाइल इम्प्रूव्स. The per capita income of the country goes up and there is an increase in export of finished products. This results in an increase in the foreign exchange reserves. किसी भी कंट्री का जो सिटीज़न होता है, जब उसे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जब उसे अच्छी नौकरी मिलती है तो उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है. और जब हर आदमी को अच्छी नौकरी मिलती है तो इससे क्या होता है, किसी भी देश का जो पर कैपिटा इनकम होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है. साथ ही साथ हमारे कंट्री से फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होने लग जाते हैं. मतलब हम इतना प्रोडक्शन कर लेते हैं कि हमारी कंट्री तो के पास तो सफिशिएंट प्रोडक्ट है ही, हम बाहर कंट्रीज़ में भी वो भेजने लग जाते हैं. और जब हम बाहर कंट्रीज़ में भेजने लग जाते हैं तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी आ जाते हैं. फॉर ऑल दीज रीजन्स इट इज़ नेसेसरी टू गिव अ फिलिप टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अ कंट्री. और ये सारे वजहों के कारण ज़रूरी है किसी कंट्री में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, किसी कंट्री में भी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो और उनमें डेवलपमेंट हो. The government establishes industrial state to boost industrial development and increase the employment opportunities in a region. कोई भी जो गवर्नमेंट होती है वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स इसलिए इस्टेब्लिश करती है ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिले. इंडस्ट्रीज़
have an important role in the economic development of a country. Hence, all countries take special efforts for promoting industrial development. To enable this, industrial states have been established. These states are given concessional rates for electricity, water, and tax. अब ये चीज़ जो मैंने पहले भी बताई कि किसी भी जगह के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कि वहाँ इंडस्ट्रीज सेटअप हो। इसीलिए सारी कंट्रीज़ ने स्पेशल एफर्ट्स लिए हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए, और इसी के कारण हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंडस्ट्रियल स्टेट्स स्टैब्लिश किया है। इंडस्ट्रियल स्टेट्स होते क्या हैं? इंडस्ट्रियल स्टेट का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज़ होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करती है, और ऐसे एरियाज़ में सारी जो फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड है वो इन इंडस्ट्रीज़ को दी जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे सेटअप हो। तो ये होता है इंडस्ट्रियल स्टेट। तो हमारी कंट्री ने इंडस्ट्रियल स्टेट्स सेटअप करने स्टार्ट किए हैं, और साथ ही साथ ये जो स्टेट्स है इन्हें बहुत सारे कंसेशंस दिए गए हैं, छूट दी गई है। जैसे इन्हें इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है वो कम लगता है, पानी का रेट कम लगता है, टैक्स कम देना पड़ता है, ये सारी छूट है। नाउ कमिंग टू महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, MIDC. On 1st of August 1962 in Maharashtra, the state government established the Maharashtra Industrial Development Corporation, and through it set up industries in every district of a state. 1st of August 1962 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सेटअप किया था, और इस कॉरपोरेशन ने ये काम किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रीज सेटअप की। थ्रू दिस द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज़ एक्सपेक्टेड थ्रू आउट द स्टेट। और पहले क्या होता था कि कुछ पर्टिकुलर जगह हैं वहीं पे इंडस्ट्रीज सेटअप होती थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उस जगहों पे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा फेवरेबल होते होंगे, पर धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन होने लगा। धीरे धीरे पूरे स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी। लाइक महाराष्ट्र, अदर स्टेट्स हैव ऑल्सो established such corporation. In these industrial states, very often auxiliary industries have been established. In addition, employment opportunities have been made available to local people. In these industrial states, various facilities necessary for industry have been made available. तो महाराष्ट्र की तरह दूसरे स्टेट्स भी हैं जिन्होंने अपने स्टेट में कॉरपोरेशन, इस तरीके का कॉरपोरेशन स्टैब्लिश किया है। और जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स होते हैं बहुत बार ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ स्टैब्लिश होती है। ऐसी जगहों में लोकल आसपास के जो लोग हैं उन्हें नौकरियाँ मिलती हैं, और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होता है, लोगों का भी, हर इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। और ये जो गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल स्टेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, इन इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं ताकि ये ईज़िली और सही तरीके से काम कर पाएँ। स्टडी द factors given in figure 8.7 and classify them as per the advantages and disadvantages relation to industries. तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं आपको, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉपुलेशन हो गया, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, सप्लाई ऑफ लेबर, स्किल्ड मैन पावर, पॉल्यूशन, मोर लैंड अंडर इरिगेशन, कल्चरल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये सारे आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं। जो फैक्टर्स कुछ फैक्टर्स अच्छे हैं जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इंडस्ट्रीज़ के लिए फेवरेबल नहीं होते। तो हम जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देयर आर ऑल्सो सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द youth in an area get employment. It also help in increasing the per capita income. तो किसी भी जगह में अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है और उनमें डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके एडवांटेजेस तो होते हैं पर उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। मतलब उसके कारण अच्छी चीज़ें तो होती है पर कुछ ख़राब चीज़ें भी होती है। जिस जगह में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो वहाँ का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगा,
For the economic development of an agrarian country, it is necessary to have industries based on agricultural products. Such industries not only result in agricultural development but also the economic development of a country. The standard of living of people also rises. नेक्स्ट, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ऐसी कंट्री के जहाँ पे एग्रीकल्चर एक मेन ऑक्यूपेशन में आता है, एक कंप्लीट प्राइमरी सेक्टर को कवर करता है, तो ऐसी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि ऐसी कंट्रीज़ में इंडस्ट्रीज़ हों, और ऐसी इंडस्ट्रीज़ हों जो इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हो। तो ऐसी कंट्रीज से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट तो होगा ही, पर साथ ही साथ उस देश का भी डेवलपमेंट होगा, और उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग ब्रांच इन today's world. In this branch, work is carried out by computers. In this industry, India has made rapid progress. The availability of skilled manpower is the most important reason for this. अब ये जो IT सेक्टर है, ये आज के समय का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग ब्रांच है। ये जो ब्रांच है इसमें सारा काम कंप्यूटर से होता है। इस इंडस्ट्री में हमारी कंट्री ने बहुत ही रैपिड प्रोग्रेस किया है, और हमारी कंट्री में इस सेक्टर में प्रोग्रेस इसलिए भी हुआ है क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा मैन पावर है। इन दिस इंडस्ट्री, सर्चिंग फॉर टेक्निकल इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग, एनालाइजिंग एंड कंपाइलिंग इट, प्रेजेंटिंग एंड ग्राफिकली एंड प्रोवाइडिंग इट एज पर द रिक्वायरमेंट इज द नेचर ऑफ वर्क. All this information is obtained from the internet, on computers, mobiles and other devices. The creation or development of special softwares on these handsets is another important component of the industries. अब ये जो इंडस्ट्री होती है इसका काम क्या होता है? टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को ढूंढना, उसके बाद एनालाइज करना, उसे कंपाइल करना, उसे ग्राफिकली प्रेजेंट करना, और फिर जिस हिसाब से उस काम की ज़रूरत है उस हिसाब से उसे प्रोवाइड कराना। अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये कहाँ से ये लोग लेकर आते हैं? टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से। और कैसे इंटरनेट से? कंप्यूटर यूज़ करके, मोबाइल यूज़ करके, दूसरे डिवाइसेस यूज़ करके, और बहुत सारे। और नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज़ का ये भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, क्रिएशन और डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स. Today, there is an increase in the use of computers and technology. There is a great variety in the types of information collected and it is used all over the world. आज के समय धीरे धीरे कंप्यूटर्स का और जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका यूज़ इंक्रीज़ हो गया है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जाती है और पूरी दुनिया भर में यूज़ की जाती है. नाउ कमिंग टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. When an industrialist or a group of industries work for the betterment of society and for the conservation of environment, it is known as corporate social responsibility. जब बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट या बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मिलके सोसाइटी का कुछ अच्छा करने के लिए काम करते हैं या एनवायरनमेंट को कंजर्व सेव करने के लिए कुछ काम करते हैं, तो उसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है. Showing responsibility to society by helping needy people or needy organizations is an important task. With this objective, when an industry or a group of industries have made a profit of over 5 crore, they are expected to spend at least 2% of their profit on acts benefiting the society. For this, their assistance in the area below is expected. तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो सोसाइटी की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए, वो ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करे और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करे, ऐसे NGOs की हेल्प करे जिन्हें ज़रूरत है. तो इसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ ऐसी इंडस्ट्री या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो 5 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कमा रही है, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने अपनी कमाई का 2%, सिर्फ 2% सोसाइटी के अच्छे के लिए स्पेंड करो. और इसी के कारण कुछ एरियाज़ है जिसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये लोग यहाँ पे अपने प्रॉफिट को खर्चा करेंगे.
The provision of educational facilities, the provision of facilities related to health, the development of village or region, establishing centers for people like environmental development centers. अब फील्ड्स कौन कौन सी है? एजुकेशनल फील्ड है, नेक्स्ट हेल्थ की फील्ड है, किसी भी रूरल एरिया को डेवलप करने में हेल्प करो, या फिर इम्पॉर्टेंट जो सेंटर्स हैं उन्हें इस्टेब्लिश करने में हेल्प करो, जैसे एनवायरमेंटल डेवलपमेंट सेंटर्स. There is a tax rebate on the amount spent by industry or group of industries on various schemes under corporate social responsibility. और ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, इस पे क्या होता है कि ये जो 2% स्पेंड कर रही है इंडस्ट्री सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, इसमें टैक्स नहीं लगता, इस पे उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता. तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.